हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट्स बाय एके में। तो दोस्तों, आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो आपका 10th क्लास का एनसीईआरटी का आरबीएससी का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। आरबीएससी के सिलेबस में जो अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आज का जो सिलेबस होगा वो एनसीईआरटी का सिलेबस होगा कि कौन सा टॉपिक है, किसमें कितने नंबर का है, आपको कितने नंबर देने हैं, आपको कितने नंबर का एग्जाम आएगा और आपके स्कूल द्वारा कितने नंबर भेजे जाएंगे। तो आज का जो हमारे लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीईआरटी का 10th क्लास का सिलेबस है, मैथ का सिलेबस है। कितने नंबर का आपका पेपर होगा, सब कुछ, और कितने टाइम में आपको करना होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ में हमारे बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो आपके लिए अपलोड करें तो उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले हम तक पहुंच जाए। अगर दोस्तों आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए अपना जो आज का एनसीईआरटी का 10th क्लास का सिलेबस है उसे डिस्कस करते हैं। क्लास होगी आपकी 10th का सिलेबस है ये। टेंथ क्लास का ही सिलेबस होने वाला है, और जो आपका सिलेबस होने वाला है वो सेक्शन आपका 2021-22 के लिए होने वाला है। किसके लिए होने वाला है? 2021-22 के लिए। जी हाँ, 2021-22 के लिए जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है। अगर बात करें तो आपका सत्र 2021-22 के लिए जो आपका एग्जाम होगा 2022 में होने होगा। ठीक, अब ये 22 में होगा एग्जाम, तो आपका कितने नंबर का होगा, कैसा होगा, वो आपका आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आपका जो एग्जाम है वो मैथ का, वो कितने नंबर का आएगा। तो आपका जो मैथ का एग्जाम है वो आपका नंबर का आएगा 80 नंबर का, 80 मार्क्स का। ठीक, कितने नंबर का आएगा? 80 मार्क्स का। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में सवाल होता है कि हमारे स्कूल के द्वारा कितने नंबर भेजे जाएंगे। तो स्कूल के द्वारा आपके 20 मार्क्स भेजे जाएंगे। ये कौन से मार्क हैं? आपके स्कूलिंग मार्क। आपके स्कूल के द्वारा कितने नंबर भेजे जाएंगे? 20 मार्क्स भेजे जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो आपका एग्जाम होता है टोटल वो होता है आपका 100 मार्क्स का। आपको ओनली आपके एग्जाम में कितने नंबर का जो आपका एग्जाम होता है वो कितने नंबर का होता है? वो आपका 80 नंबर का होता है। अब मैं बात करूं आपके लिए मैथ की और सब्जेक्ट की, तो और सब्जेक्ट में आपने देखा होगा कि आपके कभी भी 100 नंबर्स नहीं आते हैं। कभी भी कितने नंबर्स नहीं आते हैं? 100 नंबर आते हैं। लेकिन मैथ के एग्जाम में आप देखते हैं कि हर बच्चे के ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उन सभी के आपके मार्क्स देखने को मिलते हैं 100 में से 100। क्यों? क्योंकि उनका जो मैथ होता है बहुत ही ईजी टॉपिक होता है, ईजी लगता है उनके लिए मैथ। ईजी क्यों लगता है? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करते हैं मैथ के लिए। बस आपको भी कुछ नहीं करता है, आप यदि हमारे साथ बने रहेंगे तो आपके भी 100 में से 100 मार्क्स आ सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है, तो आपको बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो ये था आपका एनसीईआरटी का 20 मार्क्स का। अगर मैं बात करूं आपका जो टाइम है वो कितने घंटे का होगा। टाइम होगा आपका एग्जाम, जहां आप एग्जाम हॉल में जाकर के बैठोगे तो वो आपका होगा 3 आवर 15 मिनट। कितने का होगा? 3 घंटे 15 मिनट का आपका क्या होगा? एग्जाम होने वाला है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको इसी 3 घंटे 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पूरा जो है सॉल्व करना है, वो इसी में पढ़ना है सब कुछ। आपको ओनली ऑन आपके लिए कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे 15 मिनट आपके लिए समय मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो ये था आपका एग्जाम के बारे में कि कितना टाइम मिलेगा, कैसे है और क्या करना है। अब मैं बुक की बात करूँ आपके लिए, तो बुक आपकी एनसीईआरटी की है, जिसमें आपका एनसीईआरटी जो आपके 95 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एनसीईआरटी की बुक में से ही उठाए जाते हैं। ज्यों का त्यों क्वेश्चंस को उठाया जाता है, केवल और केवल उनकी संख्या चेंज की जाती है। अगर एक आध क्वेश्चन की बात करें तो एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, अदरवाइज जो सिलेबस है वो आपका पूरा का पूरा बुक में से ही आता है। एक आध क्वेश्चन भी कैसे, जैसे नहीं हार्ड क्वेश्चन हो, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन आपका अगर उठाया तो या तो 9th क्लास का भी हो सकता है, 10th का भी हो सकता है, लेकिन 10th से ऊपर का कभी भी नहीं होगा। जी हाँ, अगर बात करते हैं जो आपका हर साल जैसे देखा जाता है, तो हर साल आपका जो सिलेबस है वो पूरा पूरा बुक में से मिलाया जाता है, बुक में से क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि थ्योरी चेंज करे, थ्योरी आपकी बिल्कुल सेम टू सेम आपकी बुक में से ही मिलेगी। जैसी आपकी बुक में लिखा होगा सेम टू सेम वैसा ही आपके लिए मिला होगा पेपर में। तो पेपर में की बात करें तो पेपर में आपके लिए केवल और केवल उनकी संख्याएं बदल दी जाती हैं। जैसे कहीं पर 40 लिखा है तो कहीं पर 20 आ जाएगा, 80 आ सकता है, ऐसे संख्याएं चेंज हो सकती हैं। अदरवाइज आपकी थ्योरी सेम टू सेम आपके लिए उठाई जाती है एग्जाम में।
अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम में आप सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ता है आपको एग्जाम्पल्स पर। एग्जाम्पल्स पर क्यों फोकस करना पड़ता है? एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स पर इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि जो आपके लिए एग्जाम्पल्स, एक तो बुक में आपके लिए सॉल्यूशन सहित दिए जाते हैं, एग्जाम्पल्स बुक में आपके लिए सॉल्यूशन सहित दिए जाते हैं। और आपके द्वारा देखा जाता है तो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, सिलेबस कभी कभी पूरा होता है, ये नहीं भी होता। जहाँ से जहाँ तक अगर बात की जाए तो सिलेबस पूरा करा दिया जाता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट स्कूलों में भी एक आध क्वेश्चन जैसे एक्सरसाइज उसको छोड़ दिया जाता है। तो जो हालांकि एग्जाम्पल्स जो अपन का जो एग्जाम बनाते हैं एग्जामिनर, वो उनको एग्जाम्पल्स को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो अगर बात की जाए आपकी इसकी तो एग्जाम्पल्स की ज़्यादा आपके लिए क्या दी जाती है, वरीयता दी जाती है अगर अगर बात करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्जाम्पल्स पर आपको बहुत ज़्यादा विशेष फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स की बात हो गई, आपके इसकी बात हो गई। अब चलते हैं सीधा आपके कौन कौन से आपको जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं इस साल। अगर इस साल बात करें तो आपका 30% का जो सिलेबस कम हुआ था वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखिए क्या है, अब मैं बात करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस है आपका एनसीईआरटी बुक का क्लास आपकी 10th रहेगी, मैथ का ही सिलेबस है। ठीक, अब बात करते हैं आपका सबसे पहले इसमें इकाई कितनी है। अगर मैं आपके इसमें सेक्शंस की बात करूं तो टोटल आपके 7 सेक्शंस हैं, 7 इकाइयां हैं इसमें। अब 7 इकाइयां हैं, कौन कौन सी है वो देखिए। सबसे पहली है आपकी वास्तविक संख्याएं। जी हाँ, कौन सी है, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है वही यहाँ से उठाई गई है। सबसे पहला है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं कौन सी, जैसे वास्तविक संख्याओं की बात करें तो वास्तविक संख्याओं में आपका इसके अंदर ओनली एक ही चैप्टर दिया गया है, वो है आपकी पूर्णांक संख्याएं, रियल नंबर्स। पूर्णांक संख्या ही है आपकी, सॉरी वास्तविक जो आपकी है वास्तविक संख्या, इसमें केवल यही वास्तविक संख्याएं दी गई। और वास्तविक संख्याओं की बात करें तो उसमें केवल और केवल आपका एक ही टॉपिक है, वो है आपका रियल नंबर्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें वास्तविक संख्याओं में। आपका नंबर सिस्टम है, ये क्या है आपका नंबर सिस्टम। अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं, कितने मार्क्स का होगा ये, अगर अपन मार्क्स की बात करें यहाँ तो कितने नंबर का होगा ये, 4 मार्क्स का। बहुत ही इजी चैप्टर है। डायरेक्ट इसमें से अगर क्वेश्चंस की बात की जाए पिछले जो एग्जाम्स हुए थे उनमें, इसमें से एक 3 नंबर का मार्क्स बनता है और एक 1 नंबर का मार्क्स बनता है। पहले बनता था, इस बार की पता नहीं है। इस बार जब आपका ब्लूप्रिंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग आपके लिए सिलेबस बता दिया जाएगा। तो ये था आपका मार्क्स, 4 नंबर का मार्क्स आता है, काफी इंपॉर्टेंट आपका है। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा है आपका बीज गणित। दूसरा सेक्शन क्या होता है आपका, बीज गणित। अब बीज गणित, ये बीज गणित क्या होती है वो देखिए आप, एलजेब्रा। एलजेब्रा जिसमें आपके एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, ये सब कुछ आती है, वो क्या होती है, एलजेब्रा। अगर मैं इसके मार्क्स की बात करूं तो इसका मार्क्स होता है आपके, एलजेब्रा का मार्क्स है 18 नंबर का। कितने नंबर्स का होता है, 18 नंबर्स का। आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन होता है वो एलजेब्रा होता है। बहुत इजी चैप्टर, ये इजी सेक्शन है आपका इस एनसीईआरटी बुक का। इजी क्यों है, क्योंकि एक तो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 नंबर का है। और इसमें आपके लिए एक्स की वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी पड़ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता। एक्स की और वाई की वैल्यू में जैसे कहीं ग्राफ से फाइंड करवा रहा है, तो कहीं क्रॉस मेथड से फाइंड करवा रहा है, तो कहीं गुणन वाले मेथड से फाइंड करवा रहा है। उन सबको अपन डिस्कस करेंगे जब आपके इस सिलेबस को, जब इसको और चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो ये था आपका एलजेब्रा। एलजेब्रा आपका 18 नंबर का है। अगर बात करें थर्ड की, थर्ड है आपका ज्यामिति। जी हाँ, ज्यामिति है, कोऑर्डिनेट। क्या है आपका, ज्यामिति, सॉरी ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति, ये था आपका निर्देशांक सॉरी ये तीसरा नहीं चौथा है। तीसरा टॉपिक है आपका जियोमेट्री। कौन सा है, जियोमेट्री। अगर इसके मार्क्स की बात करें तो ये मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्क्स इसका कितना है, 15 नंबर का मार्क्स है। और इसमें करना कुछ भी नहीं है, ओनली ऑन इसमें आपके लिए अगर बात करें तो रेखा गणित से संबंधित है। किससे, रेखा गणित से संबंधित है। ग्राफ वगैरह जो भी होती है रेखा गणित है, उसमें रेखा गणित वाला जो
पोर्शन आता है वो इसमें आता है आपका, किसमें, ज्यामिति में। अगर ज्यामिति के अलावा अगर बात होगी आपके 15 मार्क्स का, अब आता है आपका चौथा टॉपिक, चौथा सेक्शन। चौथा सेक्शन है आपका कोऑर्डिनेट ज्यामिति। कोऑर्डिनेट ज्यामिति की बात करें तो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अब ये कितने मार्क्स आए हैं आपका, मार्क्स की बात करें तो ये आपका 6 मार्क्स का है, जिसमें से पहले आपके अगर एग्जाम की बात करें तो 3-3 नंबर के इसमें से 2 सवाल बनते थे, 2 क्वेश्चन आते थे 3-3 नंबर के। इस बार की पता नहीं है, इस बार जब आपका ब्लूप्रिंट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग बता दिया जाएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है ये आपका, और इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस आपके लिए एक्स की और वाई की तरह ही है, जैसा आपका इस ज्यामिति में है ऐसा ही इसमें। इसमें क्यों, क्योंकि इसमें आपके लिए ग्राफ दी जाएगी और आपको बस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना होता है। अगर बात करें अपन पांचवा जो आपका सेक्शन है, पांचवा वो क्या है, त्रिकोणमिति। अब यह है आपका पांचवा टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के मार्क्स की बात की जाए तो त्रिकोणमिति है आपकी 12 नंबर की। कितने नंबर की है, 12 मार्क्स की आपकी त्रिकोणमिति है। वही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या आता है, साइन कॉस वाले फॉर्मूले आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस है आपकी, वो कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, बस आपको फॉर्मूला याद होंगे तो आप इसमें डायरेक्टली इसे कर सकते हो। बहुत ही इजी चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे वाली क्लासों में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप 10th के बाद में 11th करते हो, 12th करते हो, IIT करते हो, या फिर किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हो, कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, तो आपके त्रिकोणमिति में से सवाल देखने को मिल ही जाते हैं। अगला अगर सेक्शन की बात करें तो आपका अगला सेक्शन होगा 6 नंबर का, वो है आपका क्षेत्रमिति। कौन सा है, क्षेत्रमिति। अब क्षेत्रमिति के मार्क्स की बात करें तो ये आपका 10 मार्क्स का है। मेंसुरेशन, ये है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन आपका 10 मार्क्स का है, इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको क्षेत्रफल याद करना है। कहीं क्षेत्रफल है, परिमाप है, बस ये आपको फाइंड करने, कोई भी आपके लिए आकृति दी होगी ये इसमें आता है मेंसुरमेंट में। मेंसुरमेंट में अगर मैं बात करूं आपके लिए, यहाँ पर एक क्षेत्रमिति में अगर आपके चतुर्थांश दिया होगा। अब चतुर्थांश क्या होता है, जैसे कि कोई वृत्त है, चतुर्थांश इसमें वृत्त है, चतुर्थांश, वृत्त, शंकु, ये चीजें आपकी दी हुई होंगी। और भी हैं, बहुत कुछ है, जब डिस्कस करेंगे तब आपको बताएंगे आगे। आगे नेक्स्ट में जब मैं डिस्कस करने वाला हूं तो इसमें आपके लिए सब चीज बताऊंगा, कैसे कि यहाँ पर कौन से, इसमें कितने आपके चैप्टर है, इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, इसमें सब में मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है, कैसे कितने मार्क्स का आने वाला है और कैसे कैसे इसका मार्किंग रहेगी। देखिए ये है आपका 7वां टॉपिक। 7वां टॉपिक आपका है सांख्यिकी एवं प्रायिकता। सांख्यिकी एवं प्रायिकता अर्थात स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, अगर इसकी मार्क्स की बात करें तो मार्क्स आपका आता है 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है ये, 15 मार्क्स का आपका, ये आपका स्टैटिक्स है। अब स्टैटिक्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए, जो ये आपकी स्टैटिक्स दी हुई है, जो आपकी स्टैटिक्स दी हुई है, इस स्टैटिक्स में आपके 2 चैप्टर है, एक तो सांख्यिकी वाला, एक प्रायिकता वाला। अब सांख्यिकी में क्या आता है वो देखिए, सांख्यिकी में आता है आपका माध्य, माध्यक, बहुलक, ये चीजें आती हैं। और प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता में जैसे कि सिक्का हुआ, सिक्के को उछाला, इसके 2 पहलू हैं, चित्त की प्रायिकता, पट की प्रायिकता, ताश हुआ आपका, ये सब कुछ किसमें आता है, सांख्यिकी में आता है। अब ये था आपका सिलेबस, ये थे आपके कितने, 7 सेक्शंस हैं, जो आपकी 7 इकाइयां हैं। ये आपका सिलेबस है 10th क्लास का, जिसमें 7 इकाइयों में आपके ये, अब इनमें से अपन को ये देखना है कि अपन इसमें से किस टॉपिक को ज्यादा अपन वरीयता देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि अगर देखिए पढ़ना सभी को है, सभी को पढ़ना है। टॉपर्स होते हैं उनके 100 में से 100 मार्क्स आते हैं, 80 में से 80 आते हैं। 80 में से 80 क्यों आते हैं, क्योंकि वो ज्यादा फोकस करते हैं, और फोकस उन्हीं चैप्टर पर वो ज्यादा करते हैं जो उन्हें क्या लगते हैं, हार्ड लगते हैं। तो देखिए
इस जगह पर जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो हर कोई स्टूडेंट होगा, एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा, एक टॉपर भी होगा, सब तरह के स्टूडेंट मिलेंगे आपके लिए। तो एक पास मार्किंग वाले स्टूडेंट की बात करें जिसका पास होना भी कठिन होता है, तो वो कैसे इसको 10th क्लास में अपना स्कोर अच्छा कर सकता है, वो देखिए। 10th क्लास में स्कोर करने के लिए अगर मैं बात करूं तो उसको अपनी अलजेब्रा वाला जो चैप्टर वो 18 नंबर का आता है। अलजेब्रा वाला चैप्टर कितने नंबर का आता है? 18 नंबर का आता है। अगर वो 18 वाले नंबर को कर लेता तो पास तो इसी में हो जाता है। पास तो वो 18 वाले में और एक चैप्टर और उठा ले, कोई सा भी यूनिट उठा लेता है तो उसी में पास हो जाता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं आपसे इजी चैप्टर्स की, तो इजी चैप्टर कौन से हैं वो देखिए। आपका जो बीजगणित वाला है बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ नहीं करना, बस आपको एक्स और वाई की वैल्यूज ही फाइंड करनी होती है। अगर आप इसे एक दो बार करते हो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ज्यामिति में भी कुछ नहीं है। आपकी त्रिकोणमिति, इस त्रिकोणमिति वाले में बस फॉर्मूले हैं और सारणी पे बेसिस पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं इजीली। और क्षेत्रमिति, हाँ आप अगर एवरेज स्टूडेंट है तो क्षेत्रमिति वाले टॉपिक को छोड़ सकते हैं। क्षेत्रमिति वाले टॉपिक को छोड़ने में इसलिए फायदा है क्योंकि अगर जितना टाइम आप क्षेत्रमिति वाले टॉपिक पर देते हो, जितना टाइम आप क्षेत्रमिति वाले टॉपिक पर देते हो तो उतना टाइम अगर आप किसी और टॉपिक पर दोगे तो आप उसे इजीली ही कवर कर सकते हैं। इजीली आप उसे और ज़्यादा मेहनत में ला करके अपने जो नंबर्स हैं, जैसे मान के चलिए 18 नंबर का आपका बीजगणित वाला चैप्टर है, इसको आप फोकस कर रहे हैं तो आप इसको इजीली अपना इतना कंटेस्ट कर लोगे कि अगर आपका कहीं पर भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कहीं नहीं छोड़ सकते। अगर मैं बात करूं एक प्रायिकता में से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर बात करें तो कॉम्पिटिशन्स की, तो कॉम्पिटिशन्स में भी प्रायिकता में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। हर जगह पर कॉम्पिटिशन का हुआ, प्रायिकता हुआ, एक एक आपका त्रिकोणमिति वाला हुआ। ये दो चैप्टर तो आपको इतने इंपॉर्टेंट हैं हद से ज्यादा। क्यों? अगर बात करें तो आपके हर कंपटीशन के एग्जाम में इन दोनों में से सिलेबस में आता है, सॉरी क्वेश्चंस में आता ही आता है। हर एग्जाम में इसमें से सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखिए ये थे आपकी 7 इकाइयां। अब 7 इकाइयों में बात करते हैं किसमें कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स का नाम क्या क्या है। तो देखिए इन 7 इकाइयों में से अगर आप कहीं किसी भी 2-3 इकाइयों को कंटेस्ट कर लेते हो तो आप एग्जाम में इजीली पास हो जाते हो। बहुत से कहते हैं जिनको मैथ से डर लगता है कि मैथ में कैसे पास हुआ जाए, मैथ में कैसे पास हुआ जाए। अगर आप इसी तरह हमारे साथ बने रहे तो आप मैथ में पास होना आपके लिए इतनी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, हद से ज़्यादा। और लास्ट टाइम पर आपके लिए रिवीजन में कुछ नहीं है, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एक्सपेक्टेड होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से कि हाँ इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। जी हाँ, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं और ये आसान टॉपिक है, कुछ नहीं है, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो देखिए अगर मैं बात करें अपन इकाई फर्स्ट की, इकाई फर्स्ट, पहली जो इकाई थी आपकी यूनिट 1। इस यूनिट 1 में आपका ओनली ऑन क्या टॉपिक है? एक टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। कौन सा है? वास्तविक संख्याएं, अर्थात रियल नंबर्स। ये आपका पहला चैप्टर है इस बुक का, जो आपके एनसीईआरटी की नई बुक आई है, रियल नंबर। अगर मैं बात करूं आपको 2016, 2014, 2015 की, तो ये चैप्टर उस टाइम पर हुआ करता था। बीच में आपका जो ये बुक है चेंज कर दी गई थी, लेकिन जो अब बुक आई है वो आपकी पहले वाली ही बुक ला के रख दी, सेम टू सेम। उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीका से कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम वही बुक उठा करके रख दी गई है। जी हाँ, रियल नंबर्स। ये आपका पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर्स और ये कितने मार्क्स का है? 4 मार्क्स का है। अगर इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में क्या है, तो इस चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा जैसे कि √3 है, बताइए कि पर में है या अपर में संख्या है। बस ऐसे इसमें से क्वेश्चन बनेगा। और जहां से जहां तक मैं बताऊं आपके लिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसे कि आपके एग्जाम में, जैसे √5 है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक पर में संख्या या अपर में संख्या है। इस तरीका से इसमें क्वेश्चन आने वाला है। अब दूसरी यूनिट की बात करते हैं अपन। ये थी आपकी यूनिट 1 जो आपकी 4 मार्क्स की है और इसमें ओनली एक ही आपका चैप्टर है। अगर बात करें यूनिट नंबर सेकंड की, यूनिट सेकंड है आपकी बीजगणित। यूनिट सेकंड है आपकी कौन सी? बीजगणित, अलजेब्रा। कौन सी यूनिट है आपकी? दूसरी यूनिट है इकाई 2 आपकी कौन सी है? अलजेब्रा है। अब इस अलजेब्रा के अंदर कितने पार्ट्स आते हैं वो देखिए। इस अलजेब्रा के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपके 4 चैप्टर आते हैं।
कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं। अर्थात बात करें तो प्रश्नावली 4 आती हैं इसके अंदर, 4 प्रश्नावलियां आती हैं इसके अंदर। अब वो 4 प्रश्नावली कौन कौन सी है वो देखिए। आपका पहला चैप्टर कौन सा हो गया? बीजगणित, अर्थात सॉरी रियल नंबर्स। दूसरा चैप्टर क्या है आपका? दूसरा चैप्टर की बात करें, दूसरा चैप्टर है आपका बहुपद, पॉलिनोमियल। दूसरा चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स हो गया। अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स जो है आपका, ये बहुत ही इजी सिलेबस है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर पॉलिनोमियल की बात करें बहुपद की, जिसमें आपको क्या करना होता है, जैसे x की घात है 3 हुआ 2 हुआ, आपके जो एग्जाम में जहां से आता है 2 वाला ही पूछा जाता है और आपकी बुक में भी 2 वाला ही होगा। हाँ, इसमें बस ये पूछता है आपसे और कुछ नहीं है। बहुपद है जो आपके 9th क्लास में भी आप इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। अगर आपने कोर किया होगा, 9th आपने अच्छी तरीका से पढ़ी होगी, तो बहुपद जो था वो आपकी 9th क्लास में भी था, यहाँ थोड़ा सा उससे आगे है। अगर बात करें तीसरा चैप्टर, तो तीसरा चैप्टर है आपका 2 पदों वाले रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, क्या है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेराइटीज, इन 2 वेरिएंस, इन 2 वेरिएंस में। जो आपके 2 वेरिएंस में अर्थात 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, इनमें क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करें तो देखिए, इसमें कुछ नहीं है। जैसे आपके लिए 2 चर होंगे, कौन कौन से? एक हुआ मान के चलिए x, एक हुआ दूसरा y। इन दोनों में या तो प्लस माइनस करवाएगा, प्लस करवा सकता है, माइनस करवा सकता है, लेकिन जो x और y की वैल्यू है वो 2 ही रहेंगी। अर्थात अगर मैं बात करूं आपकी ABCD की, जितने भी आपके जो वर्णमाला में अल्फाबेट हैं आपके 26 हैं, उनमें से आपके लिए ओनली 2 नंबर्स ही मिलेंगे, 2 अल्फाबेट ही मिलेंगे। तो वो कौन सा होगा? आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर मैं बात करें इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण में से, इसमें से 5 या इसमें ग्राफ भी आता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, आपसे कह देगा इतने रुपए का ये पेन था, माना इसमें ज्यादातर मान के करने अपन को क्वेश्चन करने पड़ेंगे। इसमें एक ग्राफ दे दिया जाएगा, ग्राफ से यहाँ पॉइंट बनवाएगा और ग्राफ को चित्र करवाएगा। तो अगर ग्राफ आती है आपकी, तो आपको पता है ग्राफ आपकी 5 नंबर की ही आती है, 5 से 6 नंबर की आपकी ग्राफ पूछी जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है आपका रैखिक समीकरण और ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 9th क्लास में क्या था? अगर मैं 9th की बात करूं, और यहाँ पर क्या है आपका, जैसे यहाँ पर जोड़ है, घटाव है, और वो किस तरीका से, या तो आप उसमें क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन सा? वज्र गुणा। इस तरीका से आप वज्र गुणा करते थे, वज्र गुणा है। या फिर जैसे समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई, समीकरण 2 में 3 का मल्टीप्लाई करके आते थे, यहाँ पर 2 समीकरण और बनेंगे, उनके बनने के बाद उन दोनों को घटाया जाता है या जोड़ा जाता है, इस तरीका से। तो इस तरीका से उनके यहाँ सवाल बनने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, अगर बात करें तीसरे टॉपिक की, जो इस यूनिट के अंदर तीसरा टॉपिक आता है, वो आता है आपका कौन सा? तीसरा टॉपिक है आपका द्विघात समीकरण। जी हाँ, तीसरा समीकरण क्या है आपका? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है? अगर मैं बात करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपकी पूरी की पूरी फॉर्मूला बेस है। बस आपको द्विघात समीकरण में एक फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला जब हम वो फॉर्मूला भी मैं आपके लिए अगर मैं बता दूं, तो जैसे x इक्वल में माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला है। वो ये फॉर्मूला के ऊपर ही पूरी की पूरी आपकी क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टिकी हुई है। बहुत ही इजी चैप्टर है, बस एक फॉर्मूला के ऊपर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है इसके अंदर। इस जो चैप्टर है आपका, जो फॉर्मूला है, इसको क्या बोलते हैं? श्रीधाराचार्य सूत्र बोलते हैं, श्रीधाराचार्य सूत्र, श्रीधाराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसे। ठीक है, अब बात करें अपन इसमें अगर लास्ट टॉपिक की, तो जो लास्ट टॉपिक है वो आपका बनता है 5वें नंबर का जो आपका चैप्टर 5 है वो, इसमें क्योंकि पहला चैप्टर तो आपका हो गया कौन सा? रियल नंबर्स, दूसरा ये हो गया पॉलिनोमियल्स, तीसरा हो गया आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और तीसरा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
चौथा हो गया। अब पांचवा जो बनता है, पांचवा जो टॉपिक है वो आपका है कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी समांतर संख्या। जो आपका पांचवा जो चैप्टर है वो है आपका समांतर संख्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एपी बहुत इजी है, ये भी इजी है। आपका पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है। बस इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा गिनती की बात करें तो 6-7 फॉर्मूले हैं, 7 होंगे 8 होंगे, इसके ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। फॉर्मूले पर ही पूरी आपकी जो है समांतर संख्या टिकी हुई है, कुछ नहीं करता। अगर मैं समांतर संख्या की मैं बात करूं और आपके द्विघात समीकरण वाले टॉपिक की बात करूं तो ये आपका जो टॉपिक है यहाँ से उठा करके सेम टू सेम ही आपका तो 11th क्लास में भी है। 11th क्लास में भी आपको ये चैप्टर मिलेगा आपके लिए। ये चैप्टर आपका 11th क्लास में भी है, ये चैप्टर भी 11th क्लास में है। अगर मैं बात करूं आपके इसकी समांतर संख्या की तो समांतर संख्या आपका 11th में भी है और 12th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है आपका समांतर संख्या। समांतर संख्या आपका 12th में भी है, लेकिन उसमें और आपका जुड़ जाता है, एक जुड़ जाता है उसमें आपका कौन सा, जीपी गुरुत्व संख्या और जुड़ जाता है 12th क्लास में। जी हाँ, आपका एक संख्या और जुड़ जाती है, वो आपकी गुरुत्व श्रेणी, समांतर संख्या, समांतर श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी, समांतर संख्या नहीं समांतर श्रेणी। आपका एक टॉपिक और जुड़ जाता है 12th में, वो है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। जी हाँ, गुणोत्तर श्रेणी और जुड़ जाता है उसमें। अगर मैं इसके अलावा ये थे आपके यूनिट सेकंड में आपके 4 चैप्टर्स हैं, वो है पहला बहुपद, दूसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण, तीसरा द्विघात और पांचवा आपका समांतर श्रेणी। अगर इन दो टॉपिक की मैं बात करूं, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा जो ये चैप्टर है आपके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपके लिए बता रहा हूँ इन्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है आपके कॉम्पिटिशन्स में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। अगर मैं बात करूँ कॉम्पिटिशन की, जैसे आईआईटी हुआ, आईआईटी के अलावा आपका डिफेंस हुआ, एनडीए हुआ, सीडीएस हुआ, कोई सा भी हम डिफेंस का एग्जाम दे लीजिए, इन दोनों में से क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे। अगर मैं इन दोनों के अलावा अगर मैं बात करूं इस वाले टॉपिक की, तो ये टॉपिक तो आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में से एक सवाल बनता ही बनता है। जो आपने अगर कंपटीशन वाले देखे होंगे तो वो सीरीज के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर इसी से बन जाते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चन। एडिंग जहाँ करनी होती है वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, यहाँ पर ऐड करते हैं अपने संख्याओं को जोड़ते हैं, कोई बहुत सारी संख्याएं दे दी तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका हालांकि लेकिन यूज नहीं होता है अगर कंपटीशन में बात करें तो, ये आपका ओनली डिफेंस में और आईआईटी में, डिफेंस और आईआईटी में ही इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता, बहुत कम ही आपके लिए कंपटीशन में से सिलेबस, कंपटीशन में क्वेश्चन देखने को लिए मिलता है। तो ये थी आपकी यूनिट सेकंड के अंदर आपके क्वेश्चन थे 4 और ये टोटल मार्क्स थे वो कितने का होता है, 18 नंबर का होता है। अब 18 नंबर में ऐसा हो सकता है जैसे अगर बात करें 4-4 नंबर की, ये जो आपका दो चर वाला ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इजी है, एग्जाम की दृष्टि से इजी है। इजी होने के साथ साथ में इसमें से ग्राफ भी पूछ ली जाती है, वो अगर ग्राफ पूछी जाएगी तो निश्चित ही तौर पर वो 4 नंबर या 6 नंबर की पूछी जाएगी और आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। जहाँ से ज़्यादा अगर बात की जाए तो ये आपके 6 नंबर की ज़्यादातर पूछी जाती है ग्राफ, तो ये इंपॉर्टेंट रहती है आपके लिए। तो टोटल अगर मैं बात करूँ 18 हैं तो 4-4 नंबर के होंगे। हालांकि नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे ये 5 का है तो ये 4 का, ये 3 का, ऐसे हो सकता है। लेकिन टोटल अगर एवरेज की बात करें तो 4 हो गए, 4-4 नंबर के एवरेज का बनता है। जैसे 16 हो गए, 4-4 16, तो वो 18 का पूरा टॉपिक है। अब ऊपर नीचे हो सकता है एक आध नंबर, जैसे ये 4 का तो 5 का हो सकता है, वो 6 का हो सकता है, ऐसे हो सकता है। अब चलते हैं अपने यूनिट थर्ड पर। जैसे यूनिट थर्ड क्या है वो देखते हैं अपन। यूनिट थर्ड है आपकी जियोमेट्री। जी हाँ, यूनिट थर्ड क्या है आपकी, जियोमेट्री है। यूनिट थर्ड है आपकी जियोमेट्री। यूनिट थर्ड क्या है आपकी, जियोमेट्री अर्थात ज्यामिति। और ज्यामिति के अंदर आपके लिए बस एक ही टॉपिक दिया गया है इसमें, वो है आपका त्रिभुज, ट्रायंगल। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो ये टॉपिक आपका 9th क्लास में भी था। किसमें था, एक टॉपिक आपका ज्यामिति जो था वो 9th क्लास में भी था। और ये जो ज्यामिति है आपका 9th क्लास में होने के अलावा, 9th क्लास में होने के अलावा ये आपके कितने मार्क्स का रखता है,
15 मार्क्स का आपका टॉपिक है। अब ये 9th क्लास में तो है, अभी आपका 9th क्लास में तो था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आगे था। अगर आपने 9th क्लास में ध्यान दिया हो तो वहां पर चलते थे सर्वांग समता के नियम। सर्वांग समता के नियम अगर आपको याद हो, जैसे कि एस ए का ए का नियम, एस का नियम, ये जो चलते थे वो सर्वांग समता 9th क्लास में चलते थे, वहां पर अपन ने सर्वांग समता पढ़ी थी। यहाँ पर हम थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे हम सिमिलरिटी। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम? सिमिलरिटी, समानता। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे अपन? समानता। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुजों की समानता आपस में देखने कैसे वो समान है कैसे नहीं है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है। ये आपका 9th क्लास में भी था। अगर आपने 9th क्लास में वो पढ़ा है तो वो उसके आगे ही इसमें दिया गया है। 9th के जिस 9th का जहां पर खत्म होता है वहां से आगे ये वाला चैप्टर स्टार्ट होता है 10th में आपका ज्यामिति। और ज्यामिति में एक ही टॉपिक है आपका, वो है ट्रायंगल। अब बात करते हैं अपन इकाई 4। इकाई 4 क्या है वो आपकी वो देखिए, यूनिट 4। यूनिट 4 है आपकी निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपका इजी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये इजी चैप्टर क्यों है? बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। इसमें जहां से यहाँ तक अगर हम बात करो तो 7.1 और 7.2 के अलावा एक मिससेलेनियस दी हुई है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये इजी क्यों है वो देखिए, इसमें 2-3 ही फॉर्मूले लगते हैं। 2-3 फॉर्मूले कैसे? जैसे आपके 2 बिंदु दे दिए, जैसे रेखा दे दी, ये बिंदु दे दिया, ये बिंदु दे दिया, इसके मध्य का बिंदु ज्ञात करवा लिया, इसके मध्य का बिंदु आपने ज्ञात करवा लिया है, ये वाला हो गया। ऐसे मध्य बिंदु ज्ञात करवा लिया। अंत्य बिंदु ये कहाँ पर कितने अनुपात में काटते हैं? अनुपात, मध्य बिंदु, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बहुत ही इजी टॉपिक है आपका। 9th क्लास में भी आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हो, निर्देशांक ज्यामिति को, वहां से आगे यहाँ आपको पढ़ना है। ये बहुत इजी टॉपिक है आपका। इसमें ओनली ये आपकी फॉर्मूला बेस है। कितनी है? फॉर्मूला बेस है आपकी। और मैं बात करूं आपकी निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति में आपका एक ही चैप्टर आता है। निर्देशांक ज्यामिति में कौन सा टॉपिक आता है आपका? एक ही चैप्टर आता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 6 नंबर का होता है। अगर मैं बात करूं इसमें मार्किंग की, तो 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से। अगर हो सकता है तो 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन बन जाए और वो आपका डायरेक्ट ही 6 नंबर में आ जाए, 2 क्वेश्चन बन के। कैसे भी मार्किंग हो सकती है, जब वो ब्लूप्रिंट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपके लिए मॉडल पेपर भी सॉल्व करा दूंगा, तब बात करेंगे उसकी। अब बात करते हैं अपन की 5 यूनिट। तो 5 यूनिट क्या है वो देखिए, आपकी यूनिट 5 है त्रिकोणमिति, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। अगर मैं बात करूं किसी भी इस इंडिया में या फिर कहीं पर भी पूरे में, कहीं पर भी किसी भी स्कूल में, हर जगह पर त्रिकोणमिति को बहुत ही कठिन माना जाता है। हर कोई टीचर इस तरीका से पढ़ाता है स्टूडेंट्स के लिए कि जो आपकी त्रिकोणमिति है, पहले तो बच्चे जो है त्रिकोणमिति के नाम से ही घबरा जाते हैं कि त्रिकोणमिति हमसे नहीं होगी, लेकिन त्रिकोणमिति इतना इजी टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है, हद से ज्यादा इजी टॉपिक है आपका ये चैप्टर 5 है त्रिकोणमिति। और ये इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से हर जगह पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका यहाँ 10th में है, 10th के अलावा यदि आप 11th में मैथ लेते हो तो 11th में भी है, 12th में मैथ लेते हो तो 12th में भी है, यदि आप ग्रेजुएशन करते हो तो ग्रेजुएशन में भी त्रिकोणमिति है, ग्रेजुएशन के अलावा यदि आप कंपटीशन में एग्जाम देते हो तो कंपटीशन में भी त्रिकोणमिति है, कंपटीशन के अलावा यदि आप डिफेंस में जाते हो, आईआईटी करते हो तो वहां भी त्रिकोणमिति है। मतलब हर जगह त्रिकोणमिति मिलेगी ही मिलेगी, और अपने दैनिक जीवन में भी त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति जैसे आप ट्राइगोनोमेट्री से समझ रहे हो, जैसे कि अगर मैं समझाना चाहूँ तो देखिए, ट्राई इसका मतलब क्या हो गया? 3। गौन का मतलब क्या हो गया? भुजा। मैट्री
ये हो गया आपका भुजा साइड और ये हो गया आपका मेजर। ठीक, मतलब तीन भुजाओं के आधार पर ही, तीन भुजाएं दी होंगी, उनके आधार पर ही अपन को इसमें क्या करना है, जैसे फाइंड करनी होती है। जैसे देखिए ये आपका त्रिकोणमिति है, और त्रिकोणमिति की अगर मैं बात करूं तो त्रिकोणमिति आपकी हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर ही बनती है। समकोण त्रिभुज में भी बन जाती है, हर जगह त्रिकोणमिति का यूज है। जैसे कि देखिए ये आपकी मीनार है, मीनार वाले क्वेश्चन है, मीनार वाले होते हैं जैसे कोई बंदा है छत पर खड़ा है, नीचे देख रहा है, तो कितने एंगल से देख रहा है, जैसे मान 30 एंगल से देख रहा है, तो उसके छत की जो वो उसकी घर की जो लंबाई है वो क्या है। ऐसे क्वेश्चन इसमें अपन को ज्ञात करने हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बस फॉर्मूला के ऊपर बेस है। मैं आपके लिए जब इस चैप्टर को कराऊंगा तो आपको हर एक चीज बताऊंगा, कौन सा फॉर्मूला है, कैसे बनता है, कैसे उसे याद रखा जाए, हर चीज आपके लिए बताया जाए। जो आपकी त्रिकोणमिति की टेबल होती है उस टेबल को कैसे याद रखा जाए, किस तरीका से। अगर आपने मेरी त्रिकोणमिति वाली वीडियो नहीं देखी है कि आप त्रिकोणमिति वाली जो सारणी है, टेबल है, उसे कैसे याद रखा जाए, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं उस वीडियो को पहले ही आपके लिए प्रोवाइड करा चुका हूँ। उस वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप उसे वहां पर डायरेक्टली क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये थी आपकी त्रिकोणमिति। इसमें जैसे आपकी ये भुजा है, यहाँ बंदा खड़ा है, कोई इस जगह को देख रहा है, तो इसके इसके बीच की दूरी कितनी है, या फिर ये दूरी दी हुई है आपके लिए, इसके इसके बीच की दूरी कितनी है, या फिर ये दूरी दी हुई है आपके लिए, तो ये दूरी कितनी है। बस ये आपका त्रिकोणमिति है। ठीक है, जिसमें आपके लिए तीन भुजाएं दी ही गई होंगी और कोई एक एंगल दिया होगा, नहीं दिया तो एंगल फाइंड करवा रहा होगा। इस तरीका से त्रिकोणमिति है। अगर त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति में आपके दो चैप्टर्स आते हैं। त्रिकोणमिति में आपके कितने चैप्टर आते हैं? एक चैप्टर आता है आपके लिए त्रिकोणमिति का परिचय। क्या आता है? त्रिकोणमिति का त्रिकोणमिति का परिचय। और दूसरा चैप्टर आता है वो आपका आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। तो जो पहला चैप्टर है आपका वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति का परिचय। दूसरा है वो आपका सम इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ त्रिकोणमिति। इस जो यूजेज में वो आपके वो आते हैं कौन से, जैसे घर की लंबाई है, जैसे कोई बंदा नीचे खड़ा है, वो किसी दूसरी पार में देख रहा है किसी को, तो उनके बीच का जो एंगल है वो कितने का बनता है, घर की लंबाई कितनी है। कोई आपकी मीनार दे दी, मीनार से ऊपर कैसे करके और उस मीनार की लंबाई कितनी है, उसके बीच में कितना एंगल बन रहा है, वो आपके त्रिकोणमिति में ही आते हैं। इसमें आपके लिए जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय इसमें आता है आपके लिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो पूरी सारणी आती है। साइन जैसे साइन साइड की वैल्यू कितनी है, कुछ प्रूफ्स के लिए भी आते हैं, वो उन्हें प्रूफ कैसे किया जाए। जो आपके लिए अगर मैं बात करूँ त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति वाला चैप्टर जो होता है वो आपका पूरा का पूरा ट्रिक पर बेस होता है। ट्रिक के अलावा त्रिकोणमिति वाला चैप्टर यूं मान के चलिए इतनी ज्यादा हद से ज्यादा ट्रिक्स आती हैं इसमें, और इतनी ईजी है कि हद से ज्यादा। इसीलिए जो त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है वो आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा, क्योंकि आपका हर कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को लिए मिलता है। और मैं आपके लिए हर चैप्टर की इसकी जब जब आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, इस त्रिकोणमिति वाले चैप्टर को कराऊंगा, तो आपके लिए हर ट्रिक को बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंड में किया जा सकता है। तो ये थे आपके दो चैप्टर्स। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हर दृष्टि से देखी जाए, चाहे आप कंपटीशन की दृष्टि से देखिए, चाहे आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति के अलावा अगर मैं बात करें अपन, अगला नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जो नेक्स्ट आपकी वो बनती है, वो बचती है इकाई यूनिट नंबर 6। कौन सी है वो आपकी यूनिट? यूनिट 6, इकाई 6। अब इकाई 6 में आपके आते हैं दो चैप्टर। कौन कौन से? वो देखिए, एक तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, अर्थात एरिया, रिलेटेड
टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें अपन को एरिया फाइंड करना होता है किसका, वृत्त का एरिया, वृत्त की परिधि, एरिया और परिधि आपको ज्ञात करनी है। इसमें एरिया हुआ, आपकी परिधि हुई, एरिया, परिधि, परिधि के अलावा त्रिज्या, व्यास, ये कुछ हैं। जैसे अगर मैं एरिया की बात करें तो वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, साथ साथ फॉर्मूला भी बता दिया मैंने। परिधि की बात करें तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। जैसे ये वृत्त है, इस वृत्त का जो पूरा का पूरा एरिया ये वाला, ये कितना होगा, इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि, परिधि का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये बारी कितनी होगी, ये 2 पाई आर। त्रिज्या, जो इसका सेंटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये त्रिज्या आर। व्यास, दो परिधियों के बीच की जो दूरी होती है, अधिकतम दूरी, न्यूनतम नहीं, अधिकतम दूरी, वो होती है आपकी व्यास। जैसे देखिए ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आर, आर और कितनी हो जाएगी, 2r। अर्थात अगर मैं व्यास की बात करूँ तो ये त्रिज्या का क्या होती है, दुगुना होती है व्यास। ये आपकी हुई व्यास। अब आपका जो अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक होता है इकाई यूनिट नंबर 6 के अंदर, वो होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सेकंड क्या है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अर्थात एरिया है इसमें भी एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम अपन को किसमें ज्ञात करना है, इसमें एरिया करना है और वॉल्यूम्स ज्ञात करना है। एरियाज एंड वॉल्यूम्स किसका, सरफेस का। सरफेस, जैसे कोई पृष्ठ है, इस जैसे मान के चलिए ये बोर्ड है आपका, इस बोर्ड का ही एरिया, तो एरिया कैसे ज्ञात करेंगे, इस पृष्ठ का ही एरिया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं वो देखिए, इसके अंदर आता है जैसे कि घन हुआ, घनाभ हुआ, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, छिन्नक, शंकु, छिन्नक, ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर। इसमें पूरा का पूरा जो आपका ये वाला टॉपिक है, बस आपके लिए संख्याएं दे दी गई होंगी। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बस फॉर्मूले में उन संख्याओं को रखिए, रखने के बाद में उसको गुणा भाग करना है और कुछ नहीं करना होता है। टोटल आपका डिट्टो फॉर्मूला पर है, आपको कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप फॉर्मूला याद कर ले तो ये आपका जो टॉपिक है ये आपका बिल्कुल कंटेस्ट हो जाता है, आप इसमें से एक भी नंबर नहीं कटने दे सकते हो। बस बात है आपकी फॉर्मूलों की, जब पढ़ाएंगे तो आपके लिए पूरा पूरा फॉर्मूला बताएंगे कैसे इसको किया जाता है। अब बात करते हैं अपन इकाई नंबर 7, जो आपकी इस बुक की जो क्लास 10th की मैथ की है, जो इकाई 7 है वो लास्ट यूनिट है। और बहुत ही अगर दुनिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा यही यूनिट आपकी इजी होती है, इकाई 7 यूनिट नंबर 7। ठीक, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं आपको। पहला आता है सांख्यिकी, पहला कौन सा टॉपिक आता है आपका, आता पहला आता है सांख्यिकी, और दूसरा आता है प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी, स्टैटिक्स, ये होता है आपकी सांख्यिकी, स्टैटिक्स। बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर है, इनमें कुछ नहीं करना होता है, बस आपको एक विधि दे दी जाएगी, उस विधि को फॉलो कर लीजिए और आपके चैप्टर हो जाते हैं। अगर मैं सांख्यिकी की बात करूँ तो सांख्यिकी के जो अंदर आते हैं वो आते हैं आपके माध्य, माध्यक, बहुलक, माध्यिका, ये वाले जो चीज आती है माध्य, माध्यक, बहुलक, ये जो आपके बुक किस में आते हैं, स्टैटिक्स के अंदर आते हैं। बस तीन ही चीजें शायद आई थिंक आपकी बुक में। जो स्टैटिक्स है आपके ये इंपॉर्टेंट इसलिए, अगर मैं आपकी बात करूं किसकी, कंपटीशन की, तो कंपटीशन में आपका ये माध्य वाला टॉपिक ही है ओनली, माध्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। माध्यक और बहुलक की बात करें तो ये आपका अगर है टॉपिक, तो ये टॉपिक आपका मिलेगा ओनली किसमें, डिफेंस में और आईआईटी के एग्जाम्स में। और कंपटीशन में बात की जाए तो कंपटीशन में ये वाला टॉपिक मिलता है माध्य। आप किसी भी एग्जाम में जो देते हो उसमें माध्यक पूछ लेता है कि इन संख्याओं का माध्य बताइए, माध्य कितना है, तो ये इसलिए माध्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्रायिकता देखिए आपकी 11th क्लास में है, 10th में तो है ही है, 11th में है, 12th में है, डिफेंस में, डिफेंस वाले एग्जाम्स में है,
डिफेंस के साथ साथ में आईआईटी में भी आपकी प्रायिकता है। प्रायिकता की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे बात करें सिक्का, कॉइन, सिक्का के अलावा ताश, घन, सॉरी घन नहीं, पासा, ये पासे वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं कि इतने को फेंकने पर इसकी प्रायिकता बताइए। 6 आ रहा है तो इसकी प्रायिकता क्या है, 5 से कम आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, पट्टा आने की प्रायिकता। तो ये कुछ है वो आपके इसके अंदर है। ताश है, जैसे इसमें से 4 बेगम आने की प्रायिकता, ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता, किसी पत्ता को खींचते हैं तो ईंट का पत्ता आता है तो उस ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता, पान का पत्ता निकालने की प्रायिकता। तो ये कुछ आता है आपकी प्रायिकता के अंदर। तो ये था आपका 10th क्लास का सिलेबस, जो कि मैंने आपके लिए पूरा का पूरा डिस्कस करा दिया गया है कि किस टॉपिक में आपके लिए क्या क्या चीज़ है, क्या क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कितना हार्ड है। बस आपको यदि आप इसमें से 2-3 यूनिट्स को कंप्लीट कर ले तो आपका जो मैथ का एग्जाम है वो इजीली निकल जाता है। जो अगर मैं टॉपर्स की बात करूँ तो टॉपर्स जो होते हैं, जो आपके 100 में से 100 मार्क्स लेके आते हैं, वो फुल रिवीजन करते हैं, पूरा हर एक चीज़ को समझ कर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप भी 100 में से 100 मार्क्स नहीं ला सकते, आप भी ला सकते हो, बस आपको ज़रूरत है मेहनत करने की। मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसमें 10th में मेहनत कर लोगे उतनी ही आपको 11th में और 12th में काम आने वाली है। 10th जो होता है वो आपका यहीं से बेस स्टार्ट होता है आपके फ्यूचर का। 10th के अलावा यदि आप और सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो और सब्जेक्ट में स्कोर इतना नहीं कर सकते जितना आप मैथ में स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैथ में ज़्यादा कुछ चेंज करने के लिए नहीं होता है, बस डिजिट को चेंज करता है। आपकी जो लैंग्वेज होती है, जो भाषा होती है क्वेश्चंस की, वो ज्यों की त्यों आपकी क्वेश्चंस में उठाई जाती है एग्जाम में। तो ये था आपका 10th क्लास का सिलेबस। हमें आई होप आपको सिलेबस जो है पूरा समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं इस बात की। अगर आपको सिलेबस आ गया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आपको सिलेबस कैसा लगा। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको सिलेबस समझ में आ गया है तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। करने के साथ में जो बगल में बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ही अपने सिलेबस का पता चल सके कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, किसने कितने कितने मार्क्स का जो है आपका सिलेबस है। तो ये था आपका 10th क्लास का सिलेबस। आई होप तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा अगर यदि आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़ते रहें तो। जो आपका फिलहाल सिलेबस चल रहा है वो आपका 10th क्लास का चैप्टर 5 है, जो कंप्लीट होने वाला है, शायद आई थिंक 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, 10th क्लास का जो चैप्टर 5 है वो आपका समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। इसके बाद में जितना मुझे कमेंट मिलेगा, जैसे जिसका जितना भी कमेंट हुआ तो उसी चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।